So let's have a thoroughly discussion on what is the difference in all of these three communication. What are the first protocol governing rules and regulations for enabling communication in all these three UART, SPI, and I2C communication. So let's have a closer look on UART communication. So basically UART क्या है? UART basically एक bidirectional asynchronous transmission है, serial transmission है. So communication basically दो तरह से हो सकता है. First is parallel communication and second one is serial communication. Parallel communication में क्या होता है कि जो डेटा होता है, डेटा पैरेलल मूव करता है. फॉर एग्जांपल मुझे सेंडर से रिसीविंग एंड के ऊपर 8 बिट्स सेंड करनी है, 1010 की 8 डिजिट सेंड करनी है. तो पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि 8 लाइंस होगी जो सेंडर से रिसीविंग एंड पर कम्युनिकेट करेगी, कनेक्ट होगी. जबकि सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, 8 लाइंस नहीं होती है, 8 पैरेलल लाइंस नहीं होती, एक सिंगल लाइन होती है. उसी सिंगल लाइन के ऊपर बिट्स वन बाय वन ट्रेवल करती है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशन. So first UART is one of the serial communication. The serial communication का example. Second one is it is a asynchronous communication. Asynchronous means दोनों sender और receiver दोनों के बीच में कोई sender receiver दोनों के बीच में कोई clock pulse नहीं होगी, कोई synchronization नहीं होगा. ठीक है, कोई clock नहीं होगी, कोई synchronization type की mechanism नहीं होगी. That's why it is known as asynchronous transmission. Bidirectional means दोनों डायरेक्शन के अंदर डेटा मूव कर सकता है. मास्टर कैन कम्युनिकेट विद स्लेव डिवाइस एज वेल एज स्लेव आल्सो कैन कम्युनिकेट विद मास्टर डिवाइस. ठीक, दिस हेल्प द रिसीविंग UART नो व्हेन टू स्टार्ट. अब दिक्कत ये है कि सपोज मैं सीरियल कम्युनिकेशन यूज में ले रहा हूँ, कभी भी कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, तो कैसे पता लगे कि कब डेटा स्टार्ट हो रहा है, कब डेटा एंड हो रहा है? क्योंकि बेसिकली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में तो कब पता लगता है, क्लॉक पल्स से पता लग जाता है कब मुझे डेटा सेंड करना है. बट इट इज ए वन ऑफ द असिंक्रोनस कम्युनिकेशन. तो मुझे कैसे पता लगे कि कब डेटा सेंड हो रहा है, कब मेरा डेटा सेंड करना स्टॉप हो गया? तो आखिरकार मुझे ये तो पता करना चाहिए कि सेंडर ने जो डेटा भेजा है वो क्या डेटा भेजा है, क्योंकि वो तो बेसिकली डेटा इज द कलेक्शन ऑफ बिट्स. तो नॉर्मली होता क्या है कि जब सेंडर डेटा सेंड करता है तो डेटा के पहले स्टार्टिंग में और एंड के अंदर 2 बिट्स एक्स्ट्रा लगा देता है. दीज बिट्स आर नोन एज स्टार्ट एंड एंड बिट्स. ठीक है, जब भी डेटा बिट्स भेजी जाएगी तो इनके स्टार्ट और एंड के अंदर क्या होगी, स्पेशल बिट्स या स्पेशल सिंबल्स लगा दिए जाएंगे, जिससे रिसीवर को आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो डेटा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है. दीज बिट्स आर पॉपुलरली नोन एज स्टार्ट एंड एंड बिट्स. ठीक है, अब स्टार्ट और एंड बिट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो इनको कंट्रोल करने के लिए बॉड रेट यूज मार्क. ठीक है, आपने बिट रेट पढ़ा होगा. बिट रेट बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड. एक सेकंड में बिट्स जितनी ट्रांसफर होती है दैट इज नोन एज बिट रेट. ठीक है, जैसे आप कभी इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट की आपको स्पीड मिलती है 1 Mbps 2 Mbps, दैट इज नोन एज बिट रेट. ओके, एंड व्हाट इज बॉड रेट? बॉड रेट इज नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकंड. एक सेकंड में कितने सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं. Transmission to receiving end is known as baud rate. Okay, so normally जो by default baud rate होती है वो कितनी होती है, 115200. by default जब भी आप UART पे कम्युनिकेशन करेंगे तो by default ये baud rate आपकी सेलेक्ट रहती है. आप इससे कम या कम भी कर सकते हैं. ठीक है, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. baud rate आप बेसिकली ये बताती है कि किस स्पीड से आपका ट्रांसमीटर है वो सेंड कर रहा है, ताकि रिसीवर भी उसी स्पीड के ऊपर कैच कर सके. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्ट स्पीड में बोलना चालू कर दूं और आपकी रिसीविंग की स्पीड अगर उतनी नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो मेरी और आपकी जो सेंडिंग और रिसीविंग की स्पीड है वो सिंक्रोनस होनी चाहिए. तो ये चीज किससे पता लगती है? बॉड रेट से पता लगती है कि जिस रेट से रिसीवर रिसीव कर सकता है उसी रेट के ऊपर सेंडर ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो ये चीज बॉड रेट से नेगोशिएट. ये टिपिकली एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो है. ये मेरी डिवाइस 1 है, ये मेरी डिवाइस 2 है. इसके ऊपर दोनों पर एक पेयर है, UART पेयर है. इसका जो ट्रांसमीटर है,
ट्रांसमिटिंग पिन है वो कनेक्टेड है इसकी रिसीविंग पिन से, एंड सिमिलरली सेकंड डिवाइस की जो ट्रांसमिटिंग पिन है वो कनेक्टेड है रिसीविंग पिन से, क्योंकि ये जो ट्रांसमिट करेगा वो ये रिसीव करेगा, ये जब ट्रांसमिट करेगा तो ये रिसीव करेगा। तो आपके आर्डिनो बोर्ड पर जो RX TX की जो पिन होती है, ये आपकी RX TX की पिन का पेयर है, अगर आप यहाँ देखेंगे। ओके, तो ये आपका UART पोर्ट के लिए यूज में आता है, UART कम्युनिकेशन के लिए यूज में आता है। इसका अगर सपोज मैं दो आर्डिनो बोर्ड को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसका ट्रांसमिटिंग आज की TX पिन उसके RX से कनेक्ट होगी और उसकी TX पिन इसके RX से कनेक्ट होगी, क्रॉस में कनेक्ट होगी, ताकि दोनों आर्डिनो डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और डेटा ट्रांसफर कर सके। ओके, तो इस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है? इस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है कि इससे मैक्सिमम में कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ? एक ही मास्टर हो सकती है, एक ही स्लेव हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास RX TX का कितना पेयर है? ओनली सिंगल पेयर है। अगर मैं आर्डिनो ऊनो की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मेगा पे नहीं जाता हूँ, मेगा में मल्टीपल RX TX पोर्ट है, मल्टीपल UART पोर्ट है। यूनो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ सिंगल ही RX TX पेयर है, तो मैं एक ही मास्टर बना सकता हूँ, एक ही स्लेव बना सकता हूँ। तो ये UART का एक डिसएडवांटेज कह सकते हो या लिमिटेशन कह सकते हैं अपन, या केवल एक सिंगल मास्टर स्लेव पेयर का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग UART। Second communication is I2C communication or inter-integrated circuit communication. It is quite similar to UART. Let's resume our session. So the I2C is similar to UART, but basically ये PC to PC communication करने के लिए यूज में नहीं आता है, ये सेंसर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर LCD स्क्रीन कनेक्ट करनी है, LCD पैनल या सपोज LED पैनल मुझे कनेक्ट करना है, या सेंसर्स मुझे कम्युनिकेट कराने हैं, कनेक्ट करने हैं, तो I2C पिंस के ऊपर कनेक्ट किए जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली ये भी अगेन एक बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है, जिसमें दो वायर प्रोवाइड किए जाते हैं आपको। ओके, एक तरह से कम्युनिकेशन की जो आपकी बस है, बस बेसिकली उसे कहते हैं, वायर्स का या आपके ट्रांसमिशन पिंस का जो कलेक्शन होता है उसे हम बस कहते हैं। तो यहाँ बस से आप कंफ्यूज ना हो, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो कंफ्यूज ना हो कि यहाँ बस का मतलब क्या है। बस मींस आपका जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वायर्स के ऊपर, तो कलेक्शन ऑफ वायर्स को हम बस कहते हैं। तो बेसिकली I2C इज अ टू वायर सिंक्रोनस सीरियल बस कम्युनिकेशन। इट मींस पहली बात तो सिंक्रोनस है, यहाँ पर क्या यूज में आएगी? क्लॉक पल्स यूज में आएगी। यूजिंग क्लॉक पल्स आपका डेटा ट्रांसफर होगा, क्लॉक से पता लगेगा कब डेटा भेजना है, कब डेटा नहीं भेजना है। तो नॉर्मली जब क्लॉक की जो राइजिंग एज होती है, जब क्लॉक आपकी 1 होती है, तभी आपका डेटा सेंड किया जाता है, राइजिंग पल्स पर भेजा जाता है। तो यहाँ से पता लग जाता है कब आपका डेटा भेजा जाएगा। ओनली दो वायर यूज में आने, तो एक वायर आपका रिजर्व हो गया क्लॉक पल्स के लिए, सेकंड वायर आपका किसके लिए यूज में आएगा? सेकंड वायर डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज में आएगा। ओके, I2C का एक एडवांटेज है कि I2C से आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दो पिंस है, ये दो पिंस आपकी मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर हो सकती है। ठीक है, n नंबर ऑफ डिवाइसेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है, सपोज करो मैंने एक मास्टर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, तो मुझे कैसे पता लगे कि मैं पर्टिकुलर किस डिवाइस से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ? तो I2C कम्युनिकेशन में बेसिकली हर डिवाइस को या हर सेंसर को, हर नोड को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। ओके, तो जब कभी किसी डिवाइस को या किसी मास्टर नोड को स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है, तो वो पहले क्या करता है? अपने क्लॉक पल्स भेजता है, साथ में एड्रेस भेजता है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, वो सब डिवाइसेस अपना अपना कंपेयर करती है एड्रेस, जो कमिंग एड्रेस है उससे, जो एड्रेस सेंडर ने भेजा है उस एड्रेस को कंपेयर करती है अपने एड्रेस से। जिस डिवाइस का एड्रेस मैच हो जाता है, वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है डेटा को कैच करने के लिए, कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए। देन मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, और जब डेटा स्लेव को या मास्टर को सेंड करना होता है, तो वो डेटा सेंड करता है उस सिंगल पिन के ऊपर, उस सिंगल वायर के ऊपर। ओके, तो इस तरह से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है I2C कम्युनिकेशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मेरे पास एक मास्टर है, सिंगल मास्टर है, या मास्टर 1 मास्टर 2 का मतलब दो मास्टर नहीं है, एक ही मास्टर है मेरे पास। ओके, मल्टीपल मास्टर्स हो सकते हैं, बट अभी मैं एग्जांपल के तौर पे सिंगल मास्टर ले रहा हूँ।
तो मेरे पास एक मास्टर है और सिंगल एक स्लेव। यहाँ दो पिंस हैं, दैट इज SDA एंड SCL। SCL इज सीरियल क्लॉक, ओके, इस पर हमेशा आपकी क्लॉक पल्स भेजी जाएगी। एंड SDA इज बेसिकली सीरियल डेटा लाइन, ठीक है, यहाँ पर आपका डेटा और एड्रेस भेजा जाएगा। तो जब कभी आपको कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराना है या मास्टर को सपोज करो डेटा स्लेव को भेजना है, तो सबसे पहले क्लॉक पल्स भेजी जाती है। नॉर्मली क्लॉक 0 के ऊपर डेटा इनेबल होता है, ठीक है ना। अगर हम I2C की बात करें तो I2C क्या करता है, जब भी इसको कम्युनिकेशन इनेबल करना हो ये अपनी क्लॉक 0 कर देता है, ठीक है ना। अगेन डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन। मैंने अभी बोला था कि राइजिंग पल्स के ऊपर आपका कम्युनिकेशन इनेबल होता है, यहाँ राइजिंग पर नहीं करके ये लोअर के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो अगेन डिपेंड करता है प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल। तो SCL के जैसे ये यहाँ से क्लॉक पल्स भेजेगा, क्लॉक पल्स के साथ ये एड्रेस भेजता है स्लेव्स को। तो मल्टीपल स्लेव डिवाइस अपना एड्रेस कंपेयर करती है, जिस डिवाइस का एड्रेस मैच हो जाता है वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। देन मास्टर यहाँ से अपना डेटा ट्रांसफर करना चालू करता है, ओके। इन द सेम मैनर जब किसी स्लेव डिवाइस को कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराना है, तब अगेन यहाँ पर मास्टर इनिशिएट करता है क्लॉक पल्स को, और जिस स्लेव डिवाइस से कनेक्ट होना है तो स्लेव डिवाइस का एड्रेस भेजता है। स्लेव डिवाइसेस आपस में कंपेयर करती है अपना एड्रेस, देन जिस डिवाइस का एड्रेस है वो एक्टिवेट हो जाती है, देन स्लेव डिवाइस वहां से डेटा ट्रांसफर करती है। आया समझ में? तो अगर मैं ये कहूँ कि I2C कम्युनिकेशन में हमेशा मास्टर का ही की रोल होता है तो गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली मास्टर ही कम्युनिकेशन को इनेबल करवाता है, ठीक है। जब तक मास्टर क्लॉक पल्स नहीं भेजेगा, जब तक मास्टर डिवाइस का एड्रेस नहीं भेजेगा, तब तक स्लेव डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता, ओके। तो बेसिकली ये मास्टर गवर्निंग प्रोटोकॉल है, क्योंकि मास्टर डिवाइस ही कम्युनिकेट करेगा, एड्रेस भेजेगा, तभी स्लेव डिवाइस वहां से अपना डेटा भेज सकता है, ओके। तो ये I2C कम्युनिकेशन है। नॉर्मली ये LCDs या सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है। मास्टर या स्लेव्स या दो आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज में नहीं आता है, ठीक है ना। चाहे तो कर सकते हैं बट नहीं आता है नॉर्मली। ये टिपिकल आर्डिनो ऊनो बोर्ड की पिन डायग्राम है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ पर पिन नंबर A4 एंड A5 बेसिकली SDA और SCL के लिए रिजर्व रहती है ना। पिन A4 A5 ये आपकी SDA और SCL सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल डेटा के लिए रिजर्व रहती है। अगेन सिमिलरली यहाँ पर आर्डिनो ऊनो बोर्ड में ये SCL SDA अलग से दिया भी रहता है। आप चाहे तो इनको भी यूज में ले सकते हैं, चाहे तो इन दोनों को भी यूज में ले सकते हैं। अगेन ये आपका RxTx जो कम्युनिकेशन दे रखा है, RxTx पिन जो दे रखी है ये आपकी किसके लिए दे रखी है, अभी अपन ने डिस्कस किया था, UART के लिए। UART कम्युनिकेशन, गुड। तो UART कम्युनिकेशन के लिए अपन ने यहाँ RxTx पिन दे रखी है। एक RxTx पेयर यहाँ भी होता है, यहाँ सर्किट में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, ये RxTx पिन यहाँ भी स्पेसिफाई होती है, बट उस RxTx पेयर को अपन यूज में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब भी अपन कंप्यूटर से इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं तो कंप्यूटर उस RxTx ये रहा, अगर आप यहाँ देखेंगे देखो ये RxTx पेयर यहाँ भी है। तो ये RxTx पेयर बेसिकली कहाँ यूज में आ रहा है, जब आप कंप्यूटर के थ्रू इस आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करेंगे तो कंप्यूटर से या PC से आर्डिनो बोर्ड का जो कम्युनिकेशन होता है वो इस RxTx पेयर से होता है, ओके। तो ये हम यूज में नहीं ले सकते क्योंकि कंप्यूटर इसको ऑलरेडी यूज में लेता है प्रोग्राम को बर्न करने के लिए। तो एक्सटर्नल सर्किट से इंटरफेसिंग करनी है तो वो इसके थ्रू होगी। बाकी की जो पिन्स है ये SPI कम्युनिकेशन के लिए यूज में आती है, जो SCK, MISO, MOSI और CS जो आपका दिया गया है सर्किट में, ये आपके SPI कम्युनिकेशन के लिए यूज में आती है, जिसको हम नेक्स्ट अब देखते हैं। तो SPI इज बेसिकली serial peripheral interface. Again, it's quite similar to your I2C communication. I2C communication के जैसा ये synchronous protocol है, it means again इसमें clock pulse आपकी प्रोवाइड होगी, बट ये फुल डुप्लेक्स के ऊपर वर्क करता है। फुल डुप्लेक्स मतलब जैसे अभी पीछे वाले में हमने देखा था, देखो जैसे हम बात करें I2C की, तो I2C के अंदर एट ए टाइम एक ही पर्सन ट्रांसफर कर सकता है। अगर मास्टर अगर ट्रांसफर कर रहा है तो सेम टाइम पे स्लेव नहीं भेज सकता, ओके।
तो बाई डायरेक्शनल तो है मगर फुल डुप्लेक्स नहीं। फुल डुप्लेक्स मतलब सेम टाइम पर दोनों कम्युनिकेट करता है, वो चीज यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें एसपीआई की, तो एसपीआई बेसिकली फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, मतलब सेम टाइम पर सेंडर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है, दोनों पैरेलल में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। तो नॉर्मली एसपीआई कम्युनिकेशन कहाँ यूज में आता है, जहां पर स्पीड मैटर करती है। जैसे मुझे एसडी कार्ड के थ्रू डेटा रीड करना है या ट्रांसफर करना है, ठीक है, एलसीडी बोर्ड पर मुझे डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है, या सपोज करो किसी ऐसी डिवाइस या ऐसे सेंसर से डेटा लेना है जो बहुत फास्ट वे के अंदर डेटा दे रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट्स होते हैं, बहुत रियल टाइम में डेटा देते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट उनकी वैल्यूज चेंज होती है। तो उस टाइप की डिवाइसेस को हम एसपीआई केबल से कनेक्ट करते हैं, एसपीआई पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं जहाँ पर डेटा स्पीड बहुत ज्यादा है, ओके, वहाँ हम नॉर्मली एसपीआई कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो एसपीआई के अंदर नॉर्मली एक सिंगल मास्टर होता है और मल्टीपल स्लेव्स होते हैं। द सिंगल मास्टर कैन कम्युनिकेट विद मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस, ओके। तो कब किस स्लेव डिवाइस से कम्युनिकेट करना है वो किससे पता लगता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक पिन होती है, उससे पता लगता है, ओके। तो बेसिकली 3 पिन इसमें यूज में आती है, पिन नंबर 10, पिन नंबर 11, 12 एंड 13। यहाँ आप देखो, पिन नंबर 10, 11, 12, 13 की जो पिन हैं वो बेसिकली रिजर्व है आपके एसपीआई कम्युनिकेशन, ओके। तो इनका क्या क्या यूज है, फर्स्ट अगर हम देखें मीसो, दैट इज पिन नंबर 12, दैट इज मास्टर इन स्लेव आउट, ठीक है। तो इस पिन का बेसिकली यूज क्या है, ये पिन बेसिकली दिस पिन इज यूज्ड बाय द स्लेव लाइंस फॉर सेंडिंग डेटा टू मास्टर, ठीक है। मास्टर इन स्लेव आउट नाम से पता लग रहा है, स्लेव से आउट हो रहा है डेटा और कहाँ जा रहा है, मास्टर में जा रहा है। इट मीन स्लेव से अगर मास्टर में कम्युनिकेट करना है तो ये मीसो यूज में आएगा। जस्ट अपोजिट अमोआसाई, दैट इज मास्टर आउट स्लेव इन, अगर मास्टर कम्युनिकेट करना चाहे तो वो अमोआसाई पिन का यूज मिलेगा। तो यहाँ क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि मास्टर से स्लेव पर डेटा भेजने के लिए अलग लाइन है, स्लेव से अगेन मास्टर पे डेटा सेंड करने के लिए अलग लाइन है। इट मींस फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है, दोनों सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगेन डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए सीरियल क्लॉक दी रखी है, दैट इज एससीके, ठीक है। along with all these 3 pins, one more pin is there, that is ss, slave select। तो स्लेव सेलेक्ट से पता लगता है कि कौन सी किस स्लेव डिवाइस से हम कनेक्ट होंगे, क्योंकि जैसे पीछे अगर हमने देखा हो I2C में, तो I2C में एक मास्टर मल्टीपल स्लेव डिवाइस से कनेक्टेड है, तो किस स्लेव से कम्युनिकेट करना है वो एड्रेस से पता लग जाता है। बट यहाँ कोई एड्रेस का प्रिंसिपल तो है नहीं, तो कैसे पता लगे कि हम किस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस स्लेव से कनेक्ट होंगे। तो इस स्लेव सेलेक्ट वाली पिन से पता लगता है कि किस स्लेव से हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हर स्लेव के लिए एक अलग पिन आइडेंटिफाई होती है मास्टर डिवाइस पर, जस्ट सिमिलर टू दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ एक सिंगल मास्टर डिवाइस है, सिंगल मास्टर डिवाइस है, एंड 3 स्लेव डिवाइसेस आर देयर, या अन नंबर ऑफ स्लेव डिवाइसेस आर देयर, ठीक है। क्लॉक पल्स तीनों में शेयर है, एमओएसआई पिन तीनों में शेयर है, एमआईएसओ तीनों में शेयर है। इट मींस ये 3 जो पिन्स हैं वो शेयर्ड है सारी स्लेव डिवाइसेस के बीच। बट ये जो चिप सेलेक्ट है, या सपोज आपकी एसएस जो पिन है, स्लेव सेलेक्ट की जो पिन है, वो हर एक के लिए अलग अलग है। SS1 जो है वो स्लेव 1 को कंट्रोल कर रही है, SS2 स्लेव 2 को कंट्रोल कर रही है, SSN आपकी n नंबर वाली स्लेव डिवाइस को कंट्रोल कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, SS1 के ऊपर 1 सिग्नल भेजूंगा और बाकी सबके ऊपर 0 सिग्नल भेज दूंगा। तो क्या होगा, जैसे बाकी सबके ऊपर 0 जाएगा तो सब डिवाइसेस क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, और केवल फर्स्ट वाली डिवाइस इनेबल हो जाएगी। अब सपोज करो मैं इनके ऊपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराता हूँ, तो किस डिवाइस से कम्युनिकेट होगा, स्लेव 1 से कम्युनिकेट, ओके। नेक्स्ट टाइम सपोज करो मैं स्लेव 2 से कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, तो SS2 के ऊपर मैं 1 भेजूंगा, बाकी सब पिंस के ऊपर SS1 SSN के ऊपर मैं क्या भेज दूंगा, 0 भेज दूंगा, केवल SS2 के ऊपर 1 जाएगा। तो सेकंड वाली डिवाइस आपकी इनेबल हो जाएगी। अब अगर मैं कम्युनिकेशन करवाता हूँ तो किसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा, स्लेव 2 से कम्युनिकेशन, ओके। So in this manner we can communicate with n number of slave devices with a single master, right? तो SPI प्रोटोकॉल बेसिकली मल्टीपल सेंसर से कम्युनिकेट कर सकता है, मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि और इसके अंदर जो केबल्स होगी या डेटा केबल्स होगी, सीरियल कम्युनिकेशन केबल्स होगी या बस होगी, वो शेयर्ड होगी सभी स्लेव डिवाइसेस के बीच। और स्लेव डिवाइसेस का सिलेक्शन कंट्रोल होगा स्लेव सिलेक्शन पिन के थ्रू, जो हर डिवाइस के लिए
अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर 3 डिवाइसेस है, तीनों के लिए 3 अलग अलग पिन है, स्लेव को सिलेक्ट करें, राइट। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर मैं बात करता हूँ SPI की, I2C की, या सपोज UART की, तो नंबर ऑफ पिन्स आर लिमिटेड विद लिमिटेशन ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, मेरे पास हार्डवेयर के अंदर पिन्स लिमिटेड है क्योंकि हार्डवेयर की साइज इटसेल्फ लिमिटेड। तो अगेन अगर मुझे नंबर ऑफ पिन्स अगर बढ़ानी है, या नंबर ऑफ पिन्स मुझे इंक्रीज करनी है, या मल्टीपल सेंसर से मुझे कम्युनिकेट करवाना है, पर्टिकुलर इन केस ऑफ UART, ठीक है, क्योंकि UART के अंदर मैं मैक्सिमम एक ही डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बाकी मैं I2C और SPI के अंदर तो मैं मोर देन वन डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो सपोज अगर पर्टिकुलरली UART का अगर हम केस कंसिडर करें और मल्टीपल UART अगर हमने स्टैब्लिश करवाना है, then we have to go for software library. Okay, the software serial is a software library or interface given by Arduino IDE programming. Using this library, we can configure, even we can connect to multiple slave devices with UART communication. Okay, तो इस सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी के थ्रू हम मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं यूटिलाइजिंग UART प्रोटोकॉल। UART प्रोटोकॉल को यूज में लेते हैं हम मल्टीपल डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो UART की लिमिटेशन है वो सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू एक तरह से हट जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीरियल आपकी जितनी भी डिजिटल पिन्स हैं, जैसे अभी पीछे वाला डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ मल्टीपल डिजिटल पिन्स हैं, 2 से लेकर के आपके 13 तक मल्टीपल डिजिटल पिन्स हैं। तो यूजिंग सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी अब हम इन सारी पिन्स को UART के RxTx में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, अवेलेबल करवाता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस से UART के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी, इवन विद द बॉड रेट ऑफ 115200। ओके, तो जितनी भी आपकी पिन्स हैं बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है, वो आपकी सारी UART में कन्वर्ट हो सकती है। इवन Arduino Mega के अंदर मल्टीपल RxTx पिन अवेलेबल होती है अगेन, बट अब ये लाइब्रेरी पर्टिकुलरली यूनो के अंदर ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ RxTx का सिंगल पेयर ही अवेलेबल होता है, राइट। तो ये आज का थ्योरेटिकल कंटेंट था। नाउ आई विल मूव टू सम प्रैक्टिकल कंटेंट। सो अगर इस टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हम इसके क्वेरीज देख लेते हैं, अदरवाइज आई विल मूव टू द प्रैक्टिकल कोड। तो अगर किसी को कोई क्वेरी हो इन स्लाइड्स के अंदर या इनमें से किसी टॉपिक के अंदर, SPI, I2C या UART में, फर्स्ट हम क्वेरी सेशन ले लेते हैं। किसी को कोई क्वेरी है तीनों कम्युनिकेशन में? कहाँ कौन सा कम्युनिकेशन यूज में आएगा? प्राची सेइंग वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक प्रॉब्लम इज एट योर एंड। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आई थिंक प्राची, आई थिंक प्रॉब्लम इज एट योर एंड, आपकी शायद नेट की प्रॉब्लम होगी। तो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन है यू कैन टाइप। हेलो सर। हेलो यतीन्द्र, यस यस सर, बेसिकली सर UART सर एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं होता ना? ओके। सर अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं होता इन कंपैरिजन टू I2C एंड सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो? नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ कि मैंने कि वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है या नहीं होता। UART देखो, anything that is governed by some rules and regulation can be illustrated as a protocol. तो अगर हम UART को अगर हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलो तो ये गलत टर्म नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको प्रोटोकॉल नहीं बोलते हैं, बट सॉफ्टवेयर टर्म में हम UART को प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि अगेन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग बिट लगा रहे हैं, एंड बिट लगा रहे हैं, स्टार्ट एंड बिट लगा रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो बी टर्म एज प्रोटोकॉल। अगेन प्रोटोकॉल अगर आपसे प्रोटोकॉल बोलेंगे तो गलत नहीं है। सर
सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस फुल डुप्लेक्स पर कैसे वर्क करता है? SPI can, how can SPI work as a full duplex? Okay. Anshika Yadav is asking that serial peripheral interface, that is SPI, how it can be used as full duplex communication. So if you can see this diagram, this MOSI pin is directly interfaced with the slave device. Okay, and if you can see the direction of this MOSI pin is towards the slave device. Similarly, the direction of MISO is towards the master device. तो अगर सपोज करो जिस टाइम पर मास्टर स्लेव से कम्युनिकेट कर रहा है, सेम टाइम पर अगर स्लेव भी मास्टर से कम्युनिकेट करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि दोनों की लाइन अलग अलग है, दोनों की लाइन सेम नहीं है. ओके, जबकि अगर हम दूसरी अगर देखें I2C में देखें, या सपोज करो हम UART पे देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम UART पे देखें तो यहाँ देखो दोनों के बीच में एक ही लाइन है. ये भी अगेन फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है, बट अगर हम सपोज करो I2C का एग्जांपल देखें, I2C का अगर देखें तो देखो यहाँ पर सिंगल लाइन है, इसी लाइन के थ्रू मास्टर भी भेज रहा है, स्लेव भी भेज रहा है आपका. तो सेम टाइम पर दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सेम टाइम पर दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की लाइंस अलग अलग है. That's why it is known as full duplex. Okay. Anything more? Any question? Any question? Yes, sir. Shalini. Shalini, Yes, any sir. question? Romy, do you have any question? There is no question, then we will proceed to next section. So if anyone of you have any doubt, any question, I will be available here for just 4 to 5 minutes. Otherwise, we will move to our next segment. Yes, sir. I have a question, sir. Okay. Just raise your question. What is it? Sir, जो आपने ये मास्टर स्लेव बताया है SPI में, तो आपने ये कहा था कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है मास्टर स्लेव के बीच में, तो अगर हमें स्लेव 1 को एक्टिव करना हो तो वहां पर हमें 1 भेजना होगा, तो उसको एक्टिव करने के लिए, और सब में 0 भेजना होगा. लेकिन सर ये अभी जो आपने स्टेटमेंट दी ना पीछे, तो उसमें ये था कि अगर आप लो इनपुट जो लो भेजेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तब मास्टर इनेबल होगा कम्युनिकेशन के लिए. अगेन देखो दोनों चीजें अलग अलग चलती है. प्रैक्टिकली अगर हम जब भी बात करते हैं तो प्रैक्टिकली नॉर्मली ये होता है चिप सेलेक्ट, हमेशा जो चिप सेलेक्ट डिवाइस होती है या चिप सेलेक्ट इनेबल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, बट अपन जब थ्योरेटिकल कंटेंट की बात करते हैं, थ्योरेटिकल हम 1 को एक्टिव मानते हैं और 0 को नेगेटिव मानते हैं, 0 को इनएक्टिव मानते हैं. दैट्स व्हाई जब कभी मैं अगर बोलता हूं कि मैंने यहाँ से 1 भेजा तो मैं थ्योरेटिकल कंटेंट की बात करता हूँ. ठीक है, जैसे अभी तुम यहाँ चिप पे देखोगे, देखो ये डायग्राम दिख रहा है सामने स्लेव पर देखो एसएस के ऊपर बार नहीं बना हुआ है, एसएस पे बार नहीं दिख रहा देखो आपको. ठीक है, इट मींस अगर मैं यहाँ 1 भेजूंगा तभी ये डिवाइस एक्टिव हो पाएगी. ठीक है, जबकि अगर हम प्रैक्टिकली इसी चिप को अगर मैं देखूंगा या इसी डिवाइस को देखूंगा तो नॉर्मली वहां पर एसएस बार होगा. एसएस बार मींस वो 0 के ऊपर एक्टिवेट होगी. ओके सर, ओके. राइट, तो वो तुम्हें देखने पे पता लगेगा कि हार्डवेयर किस पिन के ऊपर या किस सिग्नल के ऊपर वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो रहा है. तो नॉर्मली 1 इज अ जनरल टर्म की 1 के ऊपर एक्टिवेट होगा, 0 के ऊपर डीएक्टिवेट होगा. बट एक्चुअली जब मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो डिवाइस है आपकी वो आपकी 0 पर एक्टिवेट हो रही है या 1 के ऊपर एक्टिवेट हो रही है. अगर वहां बार होगा, फॉर एग्जांपल एसएस बार इज देयर, देन इट विल ऑटोमेटिकली इंडिकेट दैट कि मुझे 0 यहाँ से भेजना पड़ेगा तभी ये चिप सेलेक्ट, बिकॉज द बार ऑफ 0 इज विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1. इसको हम 1 से इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, तो वहां देखना पड़ेगा मुझे चिप सेलेक्ट कैसा है. तो आई थिंक किसी डायग्राम में होगा, ये किसी डायग्राम में आई थिंक कहीं होना चाहिए शायद, बार से रिप्रेजेंट होगा. ओके, नहीं है, छोड़ो, वो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हम आइडेंटिफाई हो जाएगा कहाँ 0 लिखा कहाँ 1 लिखा है. ओके,
यस। और सर जो मैंने यूआईटी के लिए पूछा था ना सर, तो सर उसमें क्या होता है ना, वो जो यूआईटी होता है सर, वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं, एक फिजिकल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो अगेन वो वहाँ हार्डवेयर पर लेवल पर है, बट सपोज अगर मैं उसको सॉफ्टवेयर पेरिफेरल के सॉफ्टवेयर सीरियल के थ्रू अगर कम्युनिकेट करता हूँ, अगेन सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो प्रोटोकॉल कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर ही होता है या हार्डवेयर ही होता है, हार्डवेयर पे भी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड होते हैं। दैट्स व्हाई इसको मैं प्रोटोकॉल, अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ कि एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल कहना गलत नहीं होगा। आगे मैंने बोला ना कि अगर हार्डवेयर वाले इसको प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट, अगर तुम yes, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूछोगे यूआरटी, तो वो कहेगा प्रोटोकॉल नहीं है, यूआरटी इज नॉट ए प्रोटोकॉल। UART is a functionality given for a particular hardware to interact with external things. yes sir, yes sir. ठीक है, वो यही बोलेगा, हार्डवेयर वाला यही बोलेगा। बट अगर इसी अगेन इसे सॉफ्टवेयर वाले से पूछोगे, तो सॉफ्टवेयर वाला अगेन इसको एक प्रोटोकॉल बोलेगा, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप शुरू के अंदर स्टार्टिंग बिट लगा रहे हो, एंड बिट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? बेसिकली वो सर हम आइडेंटिफाई करने के सॉफ्टवेयर लिए। के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग स्टार्ट बिट एग्जैक्टली एंड बिट कर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट कैन आल्सो बी टर्म एज प्रोटोकॉल। ओके सर। ओके, तो अगर आप प्रोटोकॉल बोलते हो, गलत नहीं है, कोई इसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, हार्डवेयर वाला जरूर इसको अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोलेगा ही नहीं, ये प्रोटोकॉल नहीं होता, यूआरटी इज नॉट ए प्रोटोकॉल। एसपीआई को प्रोटोकॉल मानते हैं। ठीक है, एसपीआई भी अगेन हार्डवेयर लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है आपका। एसपीआई में भी आपके पिन, अगर इसको अगर मैं इस लेवल पे जाऊं, तो एसपीआई इज नॉट ए प्रोटोकॉल, बट अगेन इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जहां आपका कम्युनिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा, इट कैन बी टर्म्ड एज प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके सर, तो इसमें ओके सर। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहेंगे ये मैंने पहले भी मैं बोल दिया था, हार्डवेयर वाला मना करेगा। Right? So I think we should proceed to our next session. I think things are ready. So now we will start some practical things. I'm sharing my screen. So today we will simulate a simple program, simple Arduino program in Proteus. So what we have to do first हमें Proteus install करना। I think Proteus installation मैंने last lecture के अंदर cover कर दिया था, so I'm not going in detail with that. तो फर्स्ट आपका Proteus आपके सिस्टम पर होना चाहिए। सेकंडली आपको Arduino IDE इंस्टॉल करना है। Then you have to go just Google site and type download Arduino. Arduino.cc site will appear on the screen, so you have to just click on that. इस पे आप क्लिक करके Arduino की साइट पे चले जाएं। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है। You can go for Windows installer as well as you can opt also Windows zip option। ठीक है, अगर आपको zip चाहिए, नॉन इंस्टॉल वर्जन चाहिए, तो आप zip से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सपोज आपको चाहिए कि नहीं, zip नहीं, मुझे डाउनलोड वाला ऑप्शन चाहिए, इंस्टॉल वाला ऑप्शन चाहिए, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके आप Arduino IDE इंस्टॉल कर सकते हैं। तो Arduino IDE इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का सिंबल आपको मिलेगा, इस तरह का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। ठीक है, आइकन आपको मिलेगा, ये आपका Arduino IDE। जब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, तो आपका Arduino IDE स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली Arduino IDE Arduino में प्रोग्रामिंग के लिए यूज में आता है, Arduino बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए यूज में आता है। ओके, तो ये इसका कुछ इंटरफेस है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो Arduino बोर्ड को जब भी प्रोग्राम किया जाएगा, तो इसके थ्रू प्रोग्राम किया जाएगा। तो यहाँ आपको बेसिकली प्रोग्राम जो लिखना है, वो C या C++ के अंदर लिखा जाता है। ओके, तो जो C के फंक्शंस हैं, C के जो नोटेशन है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वही एग्जैक्टली इसी के अंदर फॉलो होता है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें Arduino प्रोग्राम। यहाँ 2 फंक्शन बेसिकली यूज में आएंगे। वॉइड सेटअप, सेटअप बेसिकली Arduino बोर्ड के अंदर जब भी कोई इनिशियलाइजेशन करना हो या फर्स्ट टाइम कोई प्रोसेसिंग करनी हो, once the board get initialized, if you want to do anything, या भाई मुझे ये चीज करनी है, पिंस मुझे इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो सारा कोड कहाँ लिखा जाता है? इस वॉइड सेटअप के अंदर लिखा जाता है, वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वॉइड लूप, जैसे कि नाम से इम्प्लिसिटली पता लग रहा है, लूप मींस ये चीज कंटिन्यूअस चलेगी। तो ऐसा कोड
जो आप कंटिन्यूस चलाना चाहते हो या बार बार आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो कोड हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लूप के अंदर लिखा जाएगा। तो इस आर्डिनो प्रोग्राम के दो ही बेसिक पार्ट हैं, दो ही बेसिक ब्लॉक है। फर्स्ट वन इज वॉइड सेटअप फंक्शन एंड सेकंड इज वॉइड लूप फंक्शन। इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं होगा। सेटअप फंक्शन जैसे आपका आर्डिनो बोर्ड इनिशियलाइज होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपका मेन की तरह सेटअप फंक्शन कॉल हो जाएगा और किसी को वो एग्जीक्यूट करके एक बार इनिशियलाइज कर देगा। देन ऑटोमेटिक वो वर्ड लूप लूप फंक्शन में जंप कर जाएगा और इस लूप को बार बार वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी कोड आप यहाँ लिखेंगे वो इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट आपको ये आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सेकंड स्टेप आपको ये करनी है, फाइल में प्रेफरेंस के अंदर जाना है और यहाँ एक ऑप्शन है कंपाइल। इस कंपाइल के ऑप्शन को चेक ऑन करना है। ओके, ये चेक ऑन करना है, देन ओके करके आपको बाहर आ जाना है। राइट, अब नेक्स्ट, अगर इस आर्डिनो बोर्ड को, अब क्योंकि प्रोग्राम को सिमुलेट करने के लिए मुझे हार्डवेयर चाहिए, आर्डिनो बोर्ड चाहिए, वो बोर्ड अभी अपने पास है नहीं, आप भी परचेज नहीं कर सकते ड्यू टू लॉकडाउन कंडीशन। तो उस हार्डवेयर की जगह अगर हम उसको सिमुलेट कर लें प्रोटीएस के अंदर तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्डिनो बोर्ड इस लाइब्रेरी के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये आर्डिनो बोर्ड की लाइब्रेरी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करके देन अनजिप करनी है। अनजिप करने पर आपको ये दो फाइल्स मिलेगी, आर्डिनो 2। इन दोनों फाइल्स को आपको कॉपी करना है, देन कहाँ पेस्ट करना है, जहां आपका प्रोटीएस इंस्टॉल है। प्रोटीएस का इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स, ओके, लेफ्ट सेंटर, देन प्रोटीएस, देन इसमें लाइब्रेरी का फोल्डर है। इस लाइब्रेरी फोल्डर में जाकर के यहाँ जाके आप इसे पेस्ट करेंगे, फाइल यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद इस प्रोटीएस को एक बार रीस्टार्ट करना है, बंद करके वापस चालू करना है। जब आप प्रोटीएस को चालू करेंगे तो वो जो लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरीज आपकी यहाँ विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एक्सटर्नली कोई सेंसर डालना हो, जो सेंसर इस प्रोटीएस में अवेलेबल नहीं हो, या सपोज आपको आर्डिनो डालना है या कोई एक्सटर्नल सर्किट आपको डालना है, कोई भी कंपोनेंट आपको डालना है जो इस लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आपको इसी तरह से नेट से सर्च करके आपको डालना पड़ेगा, वो इजीली आपको नेट पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ कि एक आर्डिनो बोर्ड के थ्रू एक एलईडी में ब्लिंक करवा रहा हूँ। राइट, बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कंपोनेंट पर क्लिक किया, यहाँ मैंने टाइप किया आर्डिनो। आर्डिनो, यहाँ मेरे पास तीन चार ऑप्शन है, मेगा, नैनो, उनो, उनो असेंबली, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा था। तो आर्डिनो उनो बोर्ड मैंने सेलेक्ट किया। ओके, ये बोर्ड मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, तो अब मैं इसके 13 पिन के ऊपर सपोज करो मैं एक एलईडी कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने बताया था एलईडी कभी भी डायरेक्टली हम कनेक्ट नहीं करते हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो मैं 100 ओम का एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ और एक एलईडी ले रहा हूँ। तो अगेन कंपोनेंट पे जाते हैं, 100 ओम रेजिस्टेंस हम लेते हैं। ओम रेजिस्टेंस नीचे कहीं होगा, मुझे 100 ओम, दैट इज 100 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये 100 ओम रेजिस्टेंस मैंने ले लिया। देन मुझे लेनी है एलईडी। एलईडी में कोई भी एलईडी ले लेता हूँ, एलईडी येलो एलईडी ले लेता हूँ। येलो एलईडी मैंने रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर, देन एक एलईडी यहाँ कनेक्ट करी। एलईडी को ग्राउंड देना है। यहाँ ये जो पिंस है टर्मिनल पिंस, इस पर क्लिक किया, ग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ मैंने ग्राउंड दे दिया। ठीक है, आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, राइट।
अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आर्डिनो बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। इसी को चेंज कर रहा हूँ कोड को। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, एक प्रोग्राम बनाया, एलईडी अंडरस्कोर डेमो डाल देते हैं। सिंपल सा मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया एलईडी का नाम का, जिसका वैल्यू कितनी है 13, क्योंकि मैंने यहाँ 13 पिन के ऊपर इसे कनेक्ट किया है। मैंने एलईडी इक्वल टू 13 ले लिया। सेटअप में क्या किया, मैंने स्पेसिफाई किया कि ये जो 13 पिन है वो आउटपुट मोड के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया था ये जो डिजिटल पिन होती है इनपुट आउटपुट दोनों पर्पस के लिए यूज में आती है। तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो पिन आप यूज में ले रहे हैं वो इनपुट के लिए है या आउटपुट के लिए, क्योंकि उसी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ये इनपुट मोड में होगी तो यहाँ से डेटा इनपुट आएगा, और आउटपुट मोड में होगी तो डेटा यहाँ से आउटपुट मोड में जाएगा। तो मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने यहाँ क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया ये आउटपुट मोड में है, तो एलईडी मींस 13 पिन आउटपुट मोड में, इट मींस ये एज ए आउटपुट डिवाइस वर्क करेगा, यहाँ पर वोल्टेज हमसे जाएगा। ठीक, तो एक बार जैसे ये पिन इनिशियलाइज हो गई, देन मैं लूप सेक्शन के अंदर आया। लूप में क्या हुआ, डिजिटल वायर क्या करता है, सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजेगा, किस पे सिग्नल भेजेगा, एलईडी, दैट इज 13 के ऊपर, 13 पिन के ऊपर वोल्टेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा, हाई मींस 5 वोल्ट, लो मींस 0 वोल्ट। तो ये हाई मींस 5 वोल्ट भेजेगा। ठीक है, 5 वोल्ट भेज दिया इसने। 5 वोल्ट भेजने के बाद मैंने क्या कर दिया, डिले लगा दिया 1000 का, मतलब 1 सेकंड तक ये रुक गया। फिर मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड बाद यहाँ पर क्या कर दिया, इसी एलईडी पर लो वोल्टेज भेज दिया। क्लियर, देन अगेन मैंने क्या कर दिया, 1000 का डिले लगा दिया। तो सबसे पहले क्या किया, एलईडी इनिशियलाइज हो गई, देन एलईडी ग्लो किया, 1 सेकंड तक ग्लो किया, फिर एलईडी बंद हो गई, 1 सेकंड तक बंद हुई, फिर वापस लूप रिपीट हुआ, फिर वापस ग्लो हुई, बंद हुई, ग्लो, इस तरह से ब्लिंकिंग हुई। ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया कंट्रोलर्स दबा के। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कंपाइल करने के लिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा कुछ प्रोसेसिंग होगी, प्रोग्राम कंपाइल होगा। जब कंपाइल हो जाएगा तो यहाँ डन लिखा आ जाएगा, कंपाइल स्केचिंग की जगह डन आ जाएगा, और ये प्रोग्रेस बार भी रुक जाएगा। तो जब कंपाइलिंग डन हो गई, यहाँ डन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखो एक हेक्स फाइल जनरेट हुई है, ये हेक्स फाइल जनरेट हुई है। ठीक है, इस हेक्स फाइल में हेक्साडेसिमल कोड है या बाइनरी कोड है इस हार्डवेयर को चलाने के लिए, आर्डिनो बोर्ड को चलाने के लिए। तो इस पूरे पाथ को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, दैट इज कॉपी किया। ठीक है, ये तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम था, कंपाइल होकर के टारगेट प्रोग्राम बन गया। तो इसके पाथ को मैंने कॉपी किया, इस आर्डिनो बोर्ड पे मैंने डबल क्लिक किया। यहाँ प्रोग्राम फाइल करके एक फील्ड है जो पाथ पूछ रहा है। ओके, यहाँ आकर के मैंने इस पाथ को पेस्ट कर दिया, राइट, देन ओके प्रेस कर दिया। तो एक तरह से इस आर्डिनो बोर्ड में क्या हो गया, जो प्रोग्राम मैंने पीछे लिखा था वो प्रोग्राम यहाँ आ गया। अब चला के देखते हैं, सिमुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एक प्ले का ऑप्शन है, तो इस प्ले के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा। तो देखो एलईडी ग्लो हो रही है 1 सेकंड में, ये रेड सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट है, देन 1 सेकंड के बाद में यहाँ 0 हो जाता है, दैट इज 1 और 0 1 0 के फॉर्म में डेटा जा रहा है। ओके, क्लियर, एनी डाउट? Sir, can you repeat again? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। Sir, can you repeat again? कहाँ से रिपीट करना है, पूरा प्रोसेस रिपीट करना है या जस्ट ये? Yes, sir, complete repeat कर दीजिए। ओके, सो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ।
थोड़ा फास्ट ट्रैक में ले रहा हूँ। सबसे पहले आपने आर्डिनो आईडी इंस्टॉल कर लिया वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। गूगल में आप आर्डिनो आईडी टाइप करेंगे या डाउनलोड आर्डिनो आईडी टाइप करेंगे तो डाउनलोड साइट खुल जाएगी। साइट के ऊपर विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ये आर्डिनो आईडी आपका आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को जब आप ओपन करेंगे तो आर्डिनो आईडी का ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट सेटिंग आपको ये करनी है, कि प्रेफरेंस में जाकर के यहाँ कंपाइल पर टिक करना है। तो जैसे आप कंपाइल पर टिक करेंगे प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और उसकी हेक्स फाइल जनरेट होगी, डायरेक्ट बर्न नहीं होगा। ये कंप्लीट करने के बाद में सेकंड आपको क्या करना है, एक लाइब्रेरी मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। ये लाइब्रेरी मैंने आपको दी है, मैं शेयर कर दूंगा, आर्डिनो प्रोटीएस लाइब्रेरी। इसकी इस फोल्डर में जाकर के पहले इस फाइल को अनजिप करके इसके फोल्डर में जाके 2 फाइल्स हैं, ठीक है। इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना है और कॉपी करके जहां आपका प्रोटीएस इंस्टॉल है, प्रोटीएस कहाँ इंस्टॉल होता है आपका, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर लैब सेंटर नाम का फोल्डर होगा ये, इसके अंदर प्रोटीएस 7 प्रोफेशनल और उसके अंदर लाइब्रेरी का फोल्डर है आपका, उसमें जाकर के आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोटीएस को एक बार बंद करके चालू करना है, राइट। देन फिर आपको क्या करना है, इस पी ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी, आर्डिनो टाइप करना है। आर्डिनो टाइप करेंगे तो यहाँ आर्डिनो यूनो का ऑप्शन आ जाएगा, इसको ऐड करना है जैसे कंपोनेंट ऐड करते हैं। उसके बाद 100 ओम रेजिस्टेंस आपको पिक करना है, इसमें से आप ढूंढ लेना 100 ओम के कहीं लिखा होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं 100 ओम लिखा होगा तो वो रेजिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। ये लिखा हुआ 100 ओम, तो ये 100 ओम मैंने रेजिस्टेंस लिख दिया था, ठीक। फिर आपको एलईडी टाइप करके एलईडी लेना है, एलईडी कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने येलो ले रखी है, आप रेड ब्लू कोई सी भी एलईडी ले सकते हैं, ग्रीन कोई सी भी एलईडी ले सकते हैं, ये एलईडी आपने ले। ये 3 कंपोनेंट आपको पिक करना है, राइट। इतना सब करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करके आर्डिनो बोर्ड को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, रजिस्टर आपको लगाना है, रजिस्टर क्लिक करके मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, एलईडी आपको यहाँ क्लिक करके ड्रॉप करनी है, ड्रॉप कर दी। देन मुझे ग्राउंडिंग देनी है, क्योंकि यहाँ से इसको सप्लाई कहाँ से मिल जाएगा, इसको सप्लाई यहाँ से मिल गई, रजिस्टर के थ्रू सप्लाई एलईडी को मिल गई, मगर ग्राउंड मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ ग्राउंड लगा देता हूँ तभी करंट फ्लो होगा। ये सर्किट मेरा पूरा बन गया। अब इसमें इस आर्डिनो के अंदर मुझे प्रोग्राम बर्न करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आया, मैं आर्डिनो आईडी में ये प्रोग्राम टाइप कर रखा है। सर आपने एलईडी में आउटपुट 13 से दिया है, सर 12 से भी दे सकते हैं? 12 से दे दो, 12 से देते हैं, चलो तो मैंने डिलीट किया, ये 12 से दे दिया, ठीक है। 12 से दे दिया, प्रोग्राम मैंने यहाँ बर्न किया, एलईडी की पिन मुझे बताई 12 वाली पिन, ये जो पिन उधर ले रहे हो उसी पिन के ऊपर आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। प्रोग्राम मैंने लिख दिया, 12 वाली पिन को मैं बता दिया आउटपुट वाली पिन है। देन इसको मैंने ग्लो किया है, ग्लो किया, दोनों मैंने एक साथ की। ऐसा करने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद जो हेक्स फाइल जनरेट हो रही है, इस हेक्स फाइल का आउटपुट मैंने लिया, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और ओके पे क्लिक, राइट। और यहाँ सिमुलेशन के लिए यहाँ प्ले का साइन है नीचे बॉटम के अंदर, देखो प्ले लिखा आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये चेक हो जाएगा। तो अगर एलईडी ग्लो हो रही है इट मींस मेरा प्रोग्राम भी सही है, कनेक्शन भी सही है। अगर एलईडी ग्लो नहीं होती है इट मींस मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है या कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जैसे मुझे वोल्टेज चेक करना है, तो अभी जैसे मैंने क्या किया, सिमुलेशन को पॉज कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा अभी टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसके यहाँ, क्या टर्मिनल वोल्टेज 4.5 वोल्ट है, ठीक है। करंट कितना ड्रेन हो रहा है वो सारा सब कुछ इसने स्पेसिफाई कर दिया। सर आर्डिनो में पावर नहीं दिया है क्या? क्या हुआ?
सर आर्डिनो में पावर नहीं सर दिया है। आर्डिनो को पावर नहीं दिया, आर्डिनो अपने सिमुलेशन किया तो आर्डिनो को सिर्फ पावर मिल जाएगी इस कंपोनेंट के अंदर। जब इस कंपोनेंट डिजाइन किया तो इसने ऑलरेडी फैसिलिटी दे दी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही अगर आपको हार्डवेयर पे सिमुलेशन करना है तो सेम ही हार्डवेयर बोर्ड आपको मार्केट से मिल जाएगा, एलईडी मार्केट से मिल जाएगी, 100 ओम का रेजिस्टेंस आपको मार्केट से मिल जाएगा। यूजिंग ब्रेड बोर्ड और ये जंपर वायर आपको एक सर्किट बनाना है आर्डिनो। और ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर यहाँ एक यूएसबी केबल आएगी। इस यूएसबी केबल को आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ देखो एक ऑप्शन है, ठीक है, टूल्स के अंदर, टूल्स में बोर्ड लिखा हुआ है। बोर्ड पर आकर के आपको आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पोर्ट भी लिखा हुआ आ जाएगा किस पोर्ट पर आपका कनेक्टेड है। तो यहाँ पोर्ट पे सेलेक्ट करके देन इस प्रोग्राम को यहाँ कंपाइल करना है। सेकंड ऑप्शन है बर्न का या अपलोड का। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम आपके हार्डवेयर पर अपलोड हो जाएगा और आपका सर्किट वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास हार्डवेयर है आर्डिनो का, उसके ऊपर प्रोग्राम चला के देखना चाहते हैं तो केवल ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा करनी है। क्या? पहले तो आपको यूएसबी से कनेक्ट करना है बोर्ड को, बोर्ड सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्रोग्राम कंपाइल करके और बर्न करना है। जैसे प्रोग्राम आप बर्न कर देंगे, हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्राम चलने लग जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सर जो प्रोग्राम के नीचे हेक्स फाइल है, वही उसको कॉपी करके उसी में पेस्ट कर देंगे सर? हाँ, बस उसका पाथ को कॉपी करके यहाँ उसका पाथ अपने को पेस्ट करना है। इसको सिमुलेशन को स्टॉप कर देता हूँ मैं, देन उस पाथ को यहाँ पेस्ट करना है। देखो ये पाथ मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा है, ओके। तो इससे ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिक वहां से इसकी एक्स फाइल उठा लेगा, इसको अपने प्रोग्राम में इनिशियलाइज करके इसको रन कर देगा। यस सर। दैट मीन्स सर वो हेक्स फाइल जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कराती है? हाँ, एक्स फाइल है वो, उसमें तुम्हारा आउटपुट है। इसको अपन डिटेल में कल देखेंगे। कल इसकी मैं डिटेल स्लाइड्स बताऊंगा, इसकी डेटा टाइप भी बताऊंगा, प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा, कैसे प्रोग्राम कन्वर्ट होके एक्स फाइल जनरेट होती है, वो सारी स्टेप्स में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल सेशन थोड़ा आज लिया ताकि तुम्हें क्लियर हो सके कि बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हो रही है, कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? आज जो पढ़ा है उसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। नो क्वेरी? नो क्वेरी मींस 100% ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा जो नॉलेज है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है इतना यंग माइंड्स में। सुरेंद्र, एनी क्वेरी? No. Nothing. Should we end the session? Any question? अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो मैं अवेलेबल हूँ अभी, अदरवाइज मैं सेशन टर्मिनेट करूंगा। यस रितिका। गोलू रितिका आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई, उससे क्वेश्चन था कुछ। हेलो। ओके मोहित। सर डिजिटल राइट का यूज कब करते हैं और डिजिटल रीड का? डिजिटल, ये मैं इंस्ट्रक्शन कल मैं बताऊंगा। वैसे नॉर्मली जब भी आपको डेटा रीडिंग लेनी हो तब आपको यूज में लेना है, बट इसका मैं कल बताऊंगा आपको। ये कल डिटेल में इसकी डेटा रीडिंग सर, यस सर, कब सेटअप ऊपर लिखना है कि उसके बीच में लिखना है, वाइट देखो, मेन जो के बीच में? प्रोसेसिंग तुम चाहते हो कि एक बार हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक बार बता दिया ये तुम्हारी आउटपुट पिन है, ठीक है, ये चीज बता दिया ये इस काम के लिए यूज मारी। मतलब इनिशियलाइजेशन जब भी करते हैं, जैसे किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो एक बार करते हैं। जो प्रोसेसिंग हम एक बार चाहते हैं वो हमेशा सेटअप में लिखी जाती है। जो चीज हम चाहते हैं बार बार हो, जैसे किसी सेंसर से बार बार रीडिंग हमें लेनी है, तो वो कोड हमेशा तुम्हारा लूप में लिखा जाएगा।
अगर तुम उसको सेटअप में लिखोगे तो केवल एक ही बार रीड होगा सर। ओके सर, ओके सर। और कोई सर वेरिएबल सर डिक्लेयर करना है तो जैसे सी सर में क्या हम चलते हैं वैसे सेटअप डिक्लेयर हो फंक्शन के सकते हैं, अंदर लिख ग्लोबली सकते हो हैं कि सकते सेटअप हैं, के लोकली ऊपर? भी हो सकते हैं। ग्लोबल लोकल दोनों हो सकते हैं। जैसे अभी यस मैंने सर, ग्लोबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, पिन को जो डिक्लेयर किया ग्लोबल किया यस क्योंकि सर, वो लूप में भी यूज में आ रहा है और नीचे भी यूज में आ रहा है। यस सर, बाकी अगर टेम्पररी पर्पस के लिए करना तो लोकल वेरिएबल भी यूज में आ सकते हैं, जैसे सी में करते हो। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन? सर ये ISIS Excuse me. प्रोफेशनल है। क्या ISIS? हाँ सर, जो प्रोफेशनल है सर, यूनाइटेड ISIS प्रोफेशनल, सर हाँ। ये प्रोटेस ही है ना सर? प्रोटियस ही है, ये प्रोटियस का वर्जन है ये। यस, थैंक यू सर। यूनाइटेड नहीं, अनटाइटल्ड है ये। प्रोटियस ही यूज में ले रहा हूं मैं, ये अनटाइटल्ड इसलिए क्योंकि इस फाइल को मैंने सेव नहीं किया, इसलिए इसका नाम अनटाइटल्ड आ रहा है। रितिका, यस तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी। रितिका क्वेश्चन? रितिका टाइप कर दो, आई थिंक तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का इशू है, तुम टाइप कर दो सर, क्वेश्चन। रितिका क्वेश्चन टाइप कर दो, तुम्हारे आई थिंक तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का इशू है। रितिका डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चन? Any more question from your side? LED is an output device. What about input device such as switch? Okay. So tomorrow we will have another practical session in which we will have a switch. On pressing on that particular switch, we will glow an LED. ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि कैसे एक स्विच को क्लिक करने पे या स्विच को पुश करने पे LED ग्लो। तो कल हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम इनपुट डिवाइस से भी कनेक्ट होंगे और आउटपुट डिवाइस से भी कनेक्ट होंगे। Okay, so I will have a session on that probably on tomorrow. Any more question? Ayush, do you want to say something? Ayush, your mic is unmuted, so do you want to say something? So should I stop here? I think no query from your side, so I think I should stop here. So tomorrow we will continue the session and have some more practical example and some have a detailed study about Arduino programming structure, layouts, coding related issues, all that we will cover in our tomorrow session. So again, thank you.